ये जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पेपर डी ट्रिपल एस बी का है। डी बी का है और ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है। एक कोड था 14/19 यानी 14/19। ये पोस्ट कोड है और 2019 में बेसिकली ये डी ट्रिपल एस बी का पेपर हुआ था सोशल वेलफेयर ऑफिसर में। उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसमें आप सभी लोग। तो आप सबको मैं बता दूं कि एक सामान्य पेपर होगा और एक स्पेसिफिक पेपर होगा जो आपका सब्जेक्ट पर आधारित होगा। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 8 को देख सकते हो यहाँ पर। पॉइंट नंबर 8 सामान्य जानकारी 20 प्रश्न है, 20 नंबर का। मानसिक क्षमता और तार्किक योग्यता 20 प्रश्न है। संख्यात्मक कौशल और डेटा निर्वचन यानी इसको डेटा डीआई कहा जाता है 20 क्वेश्चंस। हिंदी भाषा से 20 क्वेश्चंस, अंग्रेजी भाषा से 20 क्वेश्चंस, यानी ये आपका होता है 100। वहीं अगर हम बात करते हैं पोस्ट स्पेसिफिक विषय के संदर्भ में, तो इसके संदर्भ में 200 प्रश्न होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल अगर हम बात करेंगे तो 300 प्रश्न होंगे और 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 7 देखिए, प्रश्न पत्र में नकारात्मक अंकन होगा। हर गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काटा जाएगा। ये आप सभी लोग देख रहे हो। तो ये आपके बेसिकली इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशन में ये चीज़ें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और ये पेपर हुआ था ऑफलाइन। ठीक है, पेपर ऑफलाइन हुआ था। इस बार जो पेपर होने वाला है 11-12 जुलाई को, वो पेपर CBT पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रश्न करेंगे। एक बात देख लेते हैं। जनरल पेपर यानी जो सामान्य सेक्शन फर्स्ट है वो जनरल अवेयरनेस के संदर्भ में है। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं और मैंने आपको पहले भी इसके बारे में पहले बता चुका हूँ पहले से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट स्पेसिफिक विषय के संदर्भ में। भाग बी यानी सेक्शन अगर हम बात करते हैं सेकंड को लेकर, आज का ये पहला सवाल डी ट्रिपल एस बी सोशल वेलफेयर ऑफिसर का ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। 4 विद्वान के नाम है। समाजशास्त्र को ना सामाजिक संस्था के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। सही विकल्प क्या होना चाहिए? हेनरी फेयरचाइल्ड। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो सी वाला विकल्प सही होगा। हेनरी फेयरचाइल्ड ने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। और समाजशास्त्र मानव समाज के संगठनों और संस्थाओं के अध्ययन से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पर हेनरी फेयरचाइल्ड का नाम आता है। एक नाम आप देख रहे हैं किंग्सले डेविस का, सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं पर कार्य किया, लेकिन उनकी परिभाषा बेसिकली अलग थी। ठीक है, डेफिनेशन अलग थी। वहीं अगर बात करते हैं एमिल दुर्खिम को लेकर, तो समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है एमिल दुर्खिम। मार्शल जोन्स की बात करते हैं तो इन्होंने समाजशास्त्र को व्यापक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया है, परंतु इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 102 नंबर का सवाल। शब्द है अपराध शास्त्र पहली बार 1885 में डैश द्वारा दिया गया था। सही विकल्प आपको बताना है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 102, बताइए। अपने भी जवाब दे सकते हैं आप लोग भी। अगर हम बात करते हैं तो राफेल गोरफेले का नाम आता है। ठीक है, शब्द अपराध शास्त्र यानी क्रिमिनोलॉजी को पहली बार, ये देख सकते हैं क्रिमिनोलॉजी के संदर्भ में पहला सवाल है। ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपको बताऊंगा कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं अपराध शास्त्र से। तो अपराध शास्त्र पहली बार 1885 में इटालियन एक विद्वान थे जिनका नाम था राफेल गोरफेलो, इन्होंने प्रयोग किया था और इन्होंने इसे एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया था जो अपराधों और अपराधियों और सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से संबंधित था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
हेंस आइसेंक के बारे में। तो ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपराधी व्यक्तित्व का अध्ययन किया है। अपराधी व्यक्तित्व का अध्ययन किया, पहला विकल्प। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी को लेकर, हेनरिको फेरी को लेकर। तो हेनरिको फेरी इटालियन विचारक हैं। अपराध के सामाजिक कारणों पर बल दिया है इन्होंने। अपराध के जो सामाजिक कारण होते हैं उस पर बेसिकली इन्होंने फोकस किया था। एक नाम आता है जर्मी बेथम। जर्मी बेथम बेसिकली इनको जो है यूटिलिटेरियन, ठीक है, यूटिलिटेरियन सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं ये जर्मी बेथम, ठीक है, जो अपराध के सामाजिक कारणों पर बल देते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको एक सिद्धांत भी ध्यान रखना होगा। यूटिलिटेरियम सिद्धांत किसने दिया है, तो आप लोग जर्मी बेथम का नाम लगाइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में अगर ऑप्शन आपका जाता है तो वो विकल्प नंबर होगा बी, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 103 को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास को अवचेतन बलों पर, ठीक है, या बलों द्वारा दिए गए आकार के रूप में देखता है जो मानव व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। तो सही विकल्प आप जरा मुझे एक बार बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। प्लीज़, क्या विकल्प होना चाहिए? ए ऑप्शन सर। बिल्कुल, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आपने सही बताया। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की स्थापना सिगमंड फ्राइड ने की थी और ये दृष्टिकोण मानता है कि व्यक्तित्व और विकास का निर्धारण अवचेतन मानसिक बलों द्वारा होता है। फिर से सुनिए, पर्सनालिटी और विकास का निर्धारण अवचेतन मानसिक बलों द्वारा होता है और ये अवचेतन इच्छाएं जैसे संघर्ष और अनुभव व्यक्ति के व्यवहार और विकास को गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ मनोसामाजिक दृष्टिकोण में, तो मनोसामाजिक दृष्टिकोण एरिक एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जहाँ सामाजिक संबंधों और जीवनों के विभिन्न चरणों पर बल दिया गया था, ठीक है। तो बी यहाँ पर नहीं होगा। बात करते हैं व्यवहारात्मक दृष्टिकोण में, तो BF स्किनर और JB वॉटसन का नाम सुना होगा। ये मनोवैज्ञानिकों ने इस व्यवहारात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इन्होंने केवल व्यवहार पर ध्यान दिया है बस, ठीक है, अवचेतन पर नहीं। बात करते हैं जैविक दृष्टिकोण में, तो ये मस्तिष्क और अनुवांशिक और शरीर विज्ञान का विकास के आधार को मानता है। जैविक दृष्टिकोण क्या कहता है? मस्तिष्क और अनुवांशिकी और शरीर विज्ञान को विकास का आधार मानता है। तो सही विकल्प यहाँ पर अगर बनेगा तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, 104 नंबर का सवाल आपके सामने है। सवाल कहा गया कि जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा था? ये सवाल आपके सामने है। प्लीज़ इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर सर बी ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहे हैं, ए ऑप्शन नहीं सर, बी ऑप्शन, जे हटन। JH हंटन। मैं आपको बताता हूँ ये गलत है। सही विकल्प GS घुरई का नाम आएगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गोविंद सदाशिव घुरई का नाम आपने सुना होगा। मैं आपको बता दूं, GS घुरई ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू यानी बैकवर्ड हिंदू कहा है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा। मानना था कि भारत के अधिकांश जनजातियां धीरे धीरे हिंदू संस्कृति में एकीकृत हो रही है और इसीलिए वे पूरी तरह से अलग नहीं है, बल्कि हिंदू समाज का एक ही पिछड़ा हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट मानते हैं। परंतु अगर आप कह रहे हो विकल्प नंबर बी में JH हट्टन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं JH हट्टन ने जनजाति अध्ययन किया है, उससे ये जुड़े हुए हैं, ये बात सत्य है। परंतु इन्होंने पिछड़ा हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए आप बी को हटा दीजिए, ठीक है। स्पष्ट हो जाना चाहिए ये बात। बी एल्विन की बात करता हूँ, तो ये मानव शास्त्री हैं। इन्होंने जनजाति की विशेष संस्कृति और आत्मनिर्भरता पर बल दिया है, इसलिए आपको विशिष्ट संस्कृति और आत्मनिर्भरता शब्द याद रखना चाहिए। SC दुबे की बात करता हूँ, तो भारतीय जनजातियों पर इन्होंने कई अध्ययन किए हैं, ये बात आप जानते भी हो, परंतु इनका पिछड़ा हिंदू शब्द से कोई मतलब नहीं है या इनसे कोई संबंध नहीं बनाया गया है। तो फिलहाल 104 नंबर का जो विकल्प बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। 12 या 11 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है।
तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी लोग प्रश्नों को करिए। प्रश्न नंबर आता है 105 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक न्याय प्रणाली का एक घटक है ना। तो यहाँ तो सही विकल्प के रूप में आपराधिक न्याय प्रणाली, ये दूसरा सवाल आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक न्याय प्रणाली का कंपोनेंट है। तो पुलिस भी है, न्यायालय भी है और सुधार भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पर, डी होना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली में अगर मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ तो ये अपराध की जांच करता है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी करता है। न्यायालय यानी कोर्ट की बात करता हूँ तो निष्पक्ष सुनवाई करता है और न्याय सुनिश्चित करता है। सुधार संस्थान की बात अगर मैं करता हूँ तो जैसे जेल हो गया, परिवीक्षा हो गया, पैरोल हो गया और पुनर्वास हो गया, है ना, दंड और सुधार हो गए, ऐसे शब्दों से जुड़ा हुआ है ये सुधारात्मक शब्द। और एक उपयुक्त तो सभी। इसके अलावा एक और शब्द आता है अभियोजन, एक और शब्द आता है अभियोजन शब्द आता है। ठीक है, जो अपराध के मामलों में ना न्यायालय में सरकार की ओर से केस प्रस्तुत करता है उसको हम लोग बोलते हैं अभियोजन। ठीक है, तो ये 4 शब्द याद रखिएगा, ये कंपोनेंट हैं और इन कंपोनेंटों का जो उद्देश्य है कि अपराध को रोका जाए, कानून का शासन बनाए रखा जाए और अपराधियों को सुधारा जाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 105 का विकल्प क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बोलिए डी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है और ये सवाल कह रहा है आपके सामने, केसवर्क में सन 1917 में प्रकाशित की गई थी एक पुस्तक और उस पुस्तक का नाम आप लोगों को बताना है। प्लीज विकल्प बताएं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोशल डायग्नोसिस। सोशल डायग्नोसिस केसवर्क की प्रथम पुस्तक मानी जाती है जो 1917 में मैरी रिचमंड के द्वारा लिखी गई थी। इनकी देखो, व्हाट इज सोशल केसवर्क में सन 1922 आता है। फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर करके एक आता है किताब इनकी 1899 में, और एक आता है सोशल डायग्नोसिस। ये 3 किताब इनकी बहुत फेमस है मैरी रिचमंड की, और मैं आप सभी से बच्चों से कहूँगा ये तीनों किताब से सवाल पूछे जाएंगे DSSB में। अगर आपको ये बात याद है तो तय है कि आप मैरी रिचमंड के संदर्भ में जो प्रश्न आने वाले हैं वो 2 से 3 प्रश्न बनेंगे तो आप इसको टैकल कर लोगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पुस्तक व्यक्तिगत मामलों के अध्ययन करता, हस्तक्षेप करता है, एक सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करता है ना, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क में ये बाद में प्रकाशित किया गया था, मैरी रिचमंड की थी। ठीक है, जो 1922 में आई थी, ये वाले ऑप्शन का। सोशल केस वर्क की बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे जो सोशल केस वर्क है ये डायग्नोसिस का ही एक पार्ट है। हालांकि सोशल डायग्नोसिस का ही पार्ट है सोशल केस वर्क में, जो कि 1917 का ही पार्ट आप दर्शाएंगे। सोशल ट्रीटमेंट का मतलब ये केस वर्क के हस्तक्षेप पक्ष से जुड़ा हुआ है और ये भी क्रियाएं बेसिकली बाद में ही आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1917 में, तो वो बी ऑप्शन सही जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 107 नंबर का। ठीक है, जरा जवाब भी आप लोग देते रहिए कि क्वेश्चन नंबर 107 में कहता है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा वाक्य समाज और राज शासन, सामाजिक संरचना, ठीक है, और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, बताइएगा। ऑप्शन में आपके दिए गए हैं 4 विकल्प, कुछ तो जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए आप लोग। ऑप्शन क्या होना चाहिए, जहां बेसिकली समाज और राज शासन, सामाजिक संरचना और राजनीतिक संस्थानों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है, उसे हम लोग राजनीतिक समाजशास्त्र कहते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र की वो शाखा है जहां समाज और राज शासन तथा सामाजिक संरचना और राजनीतिक संस्थाओं के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शक्ति, सत्ता, शासन, जन भागीदारी, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक भूमिका इत्यादि का विश्लेषण होता है इसमें। ठीक है, तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। पहले ही अगर हम बात करते हैं आर्थिक समाजशास्त्र को लेकर, तो समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया है इसमें, पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन की बात अगर हम करते हैं मानव पारिस्थितिकी विज्ञान में, तो ह्यूमन ये इकोलॉजी है, मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण, और समाज और अर्थव्यवस्था आर्थिक पर। ठीक है, और जहाँ पे समाज और राज्य शासन आ जाए, सामाजिक संरचना आ जाए, राजनीतिक संस्था आ जाए, उनके बीच में अगर कोई अध्ययन होता है तो वो राजनीतिक समाजशास्त्र होता है।
और चिकित्सकीय समाजशास्त्र मतलब जैसे स्वास्थ्य हो गया, बीमारी हो गया, चिकित्सकीय संस्थानों और समाजशास्त्रियों का जब अध्ययन होता है तो वहाँ पर देखने को मिलता है चिकित्सकीय समाजशास्त्र। परंतु यहाँ प्रश्न कुछ और था, इसका विकल्प भी ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर, क्वेश्चन नंबर 108। देखिए अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न मैं आपको बताते चलूँगा कुल टोटल कितने प्रश्न समाजशास्त्र अपराध शास्त्र से पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पर भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, 108 नंबर पे जो दिया गया है, अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन क्यों लोग आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं, इसका अध्ययन डैश कहलाता है। सही विकल्प बताइएगा, इस प्रश्न का क्या होगा, बोलिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हो, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। अपराध शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो अपराध के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है ना। अपराध क्या है, लोग अपराध क्यों करते हैं, अपराध की मानसिकता, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, अपराध की रोकथाम नियंत्रण कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर सी में। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक आपराधिक सिद्धांत है, यह अपराध शास्त्र का एक भाग हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपराध अभ्यास की बात करते हैं तो ऐसा कोई तकनीक शब्द है ही नहीं बेसिकली इसके अंतर्गत। और पीड़ित शास्त्र की बात करते हैं तो यह अपराध के पीड़ितों के अध्ययन से संबंधित होता है। ठीक है, तो सही विकल्प के रूप में 108 का ऑप्शन नंबर जो सी है यानी थर्ड है, ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 109 को लेकर, कहता है संवेदी अंगों परिवीक्षण और स्मृति विचारों को व्यवस्थित करने और समस्याओं को हल ढूंढने के द्वारा अनुभवों की सहायता से होता है। तो सही विकल्प इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, 109 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी की तरफ आप जा रहे हैं। बी बी सर बी। अच्छा, बी बी विकल्प आपने सही बताया है, अगर ऑप्शन बी आपने चुना है तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब है संवेदी अंग पर्यवेक्षण, स्मृति, विचार की प्रक्रिया, समस्या को हल करने आदि क्षमताओं पर विकसित करता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसका है, जीन पियाजे का है, याद रखिएगा। यहाँ जो पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, ये समाज के व्यवहार के संबंधों को समझ के विकास की बात करता है। जो ऑप्शन थर्ड दिया गया है नैतिक विकास, ये बेसिकली सही और गलत नैतिक मूल्यों की समझ को विकसित करता है। ये जानती किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। बात करते हैं भावनात्मक विकास को लेकर, तो भावनाओं की पहचान, नियंत्रण और अभिव्यक्ति की विकास से संबंधित मानी जाती है क्रियाएं। परंतु प्रश्न के आधार पर जो विकल्प बी दिया गया है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आसानी से चीज़ें आप समझ गए होंगे। चारों ऑप्शन को समझाते हुए मैं आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को करना है। आज तारीख है 5 जुलाई और 11 और 12 जुलाई से आपका पेपर शुरुआत है, तो इसलिए आज इस समय जो आप पढ़ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110, बताइए इनमें से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए पंचशील 5 सिद्धांतों का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन नंबर 110 है। विकल्प क्या होना चाहिए, प्लीज जवाब बताइए, जवाब बोलिए। नहीं पता, पंडित जवाहरलाल। सर जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में जनजातीय विकास के लिए आदिवासी पंचशील यानी 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। सन 1950 में किया था। कब किया था इन्होंने, 1950 में किया था। आदिवासी नीति के मार्गदर्शन हेतु बनाए गए बेसिकली जनजातीय लोगों का सम्मान, आत्मनिर्भरता और संस्कृति संरक्षण की क्रियाओं पर बल दिया गया। नेहरू ने जो पंचशील के 5 सिद्धांत बताए उनका क्या क्या नाम है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, अगर याद करना चाहते हो तो याद भी कर सकते हो। पहला इन्होंने जो बताया था, जनजातियों को उनके अपने जीवन में आत्मनिर्भर के रूप में विकसित किया था, इसका मतलब आत्मनिर्भरता। दूसरा जो इन्होंने बताया था, आदिवासी क्षेत्रों में भारी प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचाना, यानी प्रशासनिक हस्तक्षेप आप दूसरा बता सकते हो। तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है, विकास में धीरे धीरे परिवर्तन और उसके परंपराओं और संस्कृतियों का आदर करना, तो मतलब परंपरा और संस्कृति का आदर करना, वो था तीसरा। चौथा आएगा, उनमें आत्मविश्वास को नष्ट किए बिना सहायता करना। और पांचवा आएगा, उनसे या उनके विकास में नेतृत्व उन्हीं में से लोगों को देना। तो ये था 5 प्रकार के या आदिवासी पंचशील यानी 5 सिद्धांत, ये नाम देखने को मिलता है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं बैरियर एल्विन का नाम, तो जनजाति के संरक्षक माने जाते हैं ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जीएस घुरई का नाम बात करते हैं तो जनजातियों को इन्होंने पिछड़ा हिंदू कहकर जो है बताया है, अभी आपने सवाल भी देखा था ऊपर। ठक्कर बापा की बात अगर हम करते हैं तो जनजाति सेवा कार्यों में लगे सामाजिक कार्यकर्ता ये थे, ठक्कर बापा। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। विज्ञान का नियम जो कहता है कि वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों द्वारा अपने अनुसंधान लक्ष्यों को चलित नहीं होने देना चाहिए, सही विकल्प बताइए कौन सा होगा इस प्रश्न का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्लीज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों द्वारा अपने अनुसंधान लक्ष्यों को संचालित नहीं होने देना चाहिए, तो वह क्रिया सर ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता विज्ञान की एक मूलभूत सिद्धांत है। वैज्ञानिकों को अपने व्यक्तिगत विश्वास, मूल्यों और पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना तथ्यों और प्रमाणितों पर आधारित निष्कर्ष निकालता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन ए है ना वो विश्वसनीयता है, अनुसंधान के परिणामों की स्थिरता और दोहराव की योग्यता को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन बनेगा ही नहीं। विकल्प बी की बात करते हैं, यहाँ पर बी जो है व्यक्तिनिष्ठता है, तो सब्जेक्टिव बोलते हैं इसको। जब शोधकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव, विचार और पूर्वाग्रह अध्ययन को प्रभावित करते हैं तो उस क्रिया में ये नाम देखने को मिलता है। एक आता है मापनीयता, किसी वस्तु या घटना को मापने की क्षमता से जो संबंधित क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग मापनीयता कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 को लेकर। अभी मैंने थोड़ा सा फ्रेंडली विजिटर की बात किया था, ठीक है। पहली बार अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के द्वारा इसके स्वयंसेवकों हेतु वर्ष में प्रयोग किया गया था, मैंने आपको बताया था 1897। अब जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया नहीं गया है, फिर भी अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस विकल्पों का अगर चुनाव आप करेंगे तो किस तरफ आप जा सकते हैं, डी सर डी। देखिए मैं आपको बता दूं, फ्रेंडली विजिटर अमंग द जो पुस्तक रही है, बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं 1899 नहीं होगा, ठीक है, आप सही करिएगा, 1877 होगा, 1877 होगा, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, एक आ जाएगा आपका आ जाएगा। देखो जब प्रकाशित हुई थी, ठीक है, तो वो आप इस क्रिया में अगर हम बात करेंगे, प्रकाशित हुई जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के द्वारा, तो वो था 1877, ये बात सही है। और अगर हम बात करते हैं मैरी रिचमंड के द्वारा, तो ये किताब प्रकाशित हुई मैरी रिचमंड के द्वारा, मतलब एडिशन का पार्ट था, वो था 1899, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अपनी जगह सही है, परंतु यहाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी लिख देने की वजह से ये थोड़ा सा प्रश्न दूसरी तरफ रुक कर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में अगर हम बात करते हैं हुई थी 1877 में। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना अगर यूके की बात करते हैं, यूके की, तो कब हुई थी यूके की, 1869। हाँ 1869, ठीक है। तो देखिए 1869 में आपका जवाब हो जाएगा यूके, और यूएसए की बात करते हैं अमेरिका की, तो वो 1877। मैरी रिचमंड की फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर करके एक पुस्तक की बात करता है, यहाँ की पुस्तक लिखा ही नहीं है ना, अगर पुस्तक की बात करता तो वो 1899। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों वर्ष आप समझ गए होंगे, सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 लेकर। निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सांख्यिकी और गतिकी में विभाजित किया है, ये प्रश्न का विकल्प आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, बताइए एक बार सही ऑप्शन कौन सा है। बहुत लेट बताते हो आप सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए सही है। ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 भाग कौन कौन सा है, एक है सामाजिक सांख्यिकी, पहला लिखा हुआ है, और दूसरा है सामाजिक गतिकी। ये आपका 2 भागों में डिवाइड किया, किसने है 2 भागों में, ऑगस्ट काम्टे ने किया है, मैं चाहूँगा याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का नाम आप जानते हो, वर्ग संघर्ष और ऐतिहासिक भौतिकवाद पर इन्होंने बल दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी आप जानते हो, समाज की तुलना जैविक जीवों से किया है इन्होंने, ठीक है। और टीबी बोटोमोर की बात करते हैं तो समाजशास्त्र के प्रमुख लेखक हैं ये, ठीक है, प्रमुख लेखक माने जाते हैं ये।
जो है इनका अध्ययन बेसिकली ज़्यादातर जनजातियों पर देखने को मिला है। तो याद रखेंगे इस सवाल के बारे में भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 को लेकर। ठीक है, आपके सामने 114 नंबर का सवाल, सही विकल्प आपको ढूंढना है और कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल नीति, ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति जो सुरक्षा के अधिकारों को एक मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचानी जाती है और सभी बाल अधिकारों को वास्तविकीकरण हेतु एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण पर जोर देती है, वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। सही विकल्प क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, बताइए। 2013 सर। 2014। ठीक है, राष्ट्रीय बाल हाँ 14 सर 14। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2014 भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित की गई थी। एक व्यापक नीति है ये, बच्चों की सुरक्षा अधिकारों का एक मुख्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई कि सभी बाल अधिकारों का वास्तविक क्रियान्वयन जो है सुनिश्चित किया जाए। और ये सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। किशोरावस्था गुणों का या गुणों द्वारा चिन्हित होती है जिसमें डैश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 115, सही विकल्प क्या होना चाहिए, जवाब बताइए। देखिए, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, प्रयोगात्मकता, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पर, डी। एडोलसेंस एक संक्रमणकालीन अवस्था होता है जो बचपन की वयस्कता की ओर ले जाता है। बेसिकली जिसे तीव्र शारीरिक गुण भी पाए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता भी पाया जाता है, प्रयोगात्मकता भी पाई जाती है, ये उसके फीचर है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 116 लेकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पिछड़ा वर्ग शब्द से जुड़ा हुआ है या उसका उपयोग करता है और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और सेवाओं की बात करता है। तो सही विकल्प इस प्रश्न का बताना है। क्वेश्चन नंबर 116, बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए। 116 प्रश्न का विकल्प क्या होना चाहिए। अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 16 का 4 में, बी विकल्प में, तो भारतीय संविधान में वो प्रावधान है जहां बैकवर्ड क्लासेस का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि राज्य किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जो राज्य की राय में, राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है या नियुक्ति या पदों में आरक्षण प्रदान करता है, वो आर्टिकल है 16 का 4। ठीक है, याद रखिएगा। और जो 15 का ए है वो बेसिकली संविधान में अगर हम बात करते हैं तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, बेसिकली डिस्क्रिमिनेशंस यानी भेदभाव के संदर्भ में दर्शाता है जेंडर को लेकर। ठीक है, आर्टिकल 45 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 46 की बात अगर मैं करता हूं तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, उनको प्रोत्साहन और संरक्षण देने की बात करता है ना। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और विकल्प जो जाएगा वो बी वाला जाएगा 116 का। 117 नंबर का सवाल, बाल न्याय अधिनियम बालक और देखभाल सुरक्षा वर्ष में बताइए पारित हुआ था। सही विकल्प क्या होगा। 2015। 2015, यहाँ आपने जो विकल्प मुझे चुना है या बताया है सही के रूप में बताया है 2015। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, ये भारत में बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास, पुनः एकीकरण के लिए ये महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इसमें 16 से 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं वो जघन्य अपराधों के मामलों में वयस्कों की तरह ही बेसिकली उसमें दंडित किया जाता है। इस अधिनियम में 2 भूमिकाएं बनाई गई हैं, एक आता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और एक आता है बोर्ड। ये 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है इस प्रश्न के आधार पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने 118 नंबर का सवाल, रिचमंड के अनुसार केसवर्क में प्राथमिक चरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो उसके या की जीवन का डैश के माध्यम से निकटता अध्ययन होती है। तो सही विकल्प क्या होगा इस प्रश्न का, जवाब मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 118 का इंटरव्यू सर, इंटरव्यू, साक्षात्कार। ओके, देखिए अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं, अगर आपने यहाँ पे इंटरव्यू शब्द को चुना है तो आपने सही सुना है। मैरी रिचमंड के अनुसार कहा गया सोशल केसवर्क का प्राथमिक चरण होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना और उसके जीवन का अध्ययन करना। ठीक है, तो इंटरव्यू यहाँ पे सही विकल्प के रूप में होगा। देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ व्याख्या करना या साक्षात्कार के बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सविस्तार की व्याख्या करना
या विश्लेषण का आकलन का हिस्सा होता है। विश्लेषण और आकलन का हिस्सा होता है ये बी वाला। और संकेक्षण एक शब्द है जो है, संक्षेपण एक शब्द है या केस वर्क के निष्कर्ष और रिपोर्ट तैयार करने के प्रयोग पर आधारित है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 119 नंबर का सवाल अच्छा समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा तीव्र गति से करा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बताइए। जी सर। चलो फिर तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, वांछित सूचनाओं को एकत्रित और विश्लेषित करने के लिए विद्यार्थियों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने वाली मुख्य योजना निम्नलिखित में से किस संकल्पना से जुड़ी हुई है? तो ये आपको बताना है। अनुसंधान डिजाइन से ये शब्द जुड़ा हुआ है। मुख्य योजना होती है ये अनुसंधान डिजाइन, निर्धारित करता है कि वांछित सूचनाओं को कैसे एकत्रित किया जाए, किस विधि से विश्लेषित किया जाए और निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा जाए, ये जिक्र करता है इसमें। ठीक है, तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो होगा वो तीसरा होगा। पहला ऑप्शन देखिए सैंपलिंग है, प्रतिचयन है। ये जनसंख्या के एक भाग का चयन जिसमें जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, मामला अध्ययन होता है, मतलब केस स्टडी। किसी व्यक्ति समूह या स्थिति का गहराई से जब आप अध्ययन करते हो उसे हम लोग मामला अध्ययन या केस स्टडी कहते हैं। अनुसंधान रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट इसको बोलता है। अनुसंधान प्रक्रिया और निष्कर्षों का अंतिम जो लेखन होता है वो होता है अनुसंधान रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120। बाल संरक्षण में निवेश की सर मुझे थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है भाई, ये तो गलत बोल रहे हो यार। जी सर, स्लो आ रही है। मधु जी आप ईयरबड्स लगा लीजिए। हो सकता है अगर आवाज़ कम आए तो ईयरबड वगैरह का लगा के प्रयोग करो, या तो रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो पूरी आवाज़ आएगी, है ना मैडम? पूरी आवाज़ आपको सुनाई देगी। ओके सर, बर्ड लगा रखी है मैंने तो सर। चलो फिर ठीक है, एक बार सवाल करते हैं आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। बाल संरक्षण में निवेश की आवश्यकता को भारत सरकार की मान्यता पहली बार भारत बालकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण दस्तावेज में निहित किया गया है, जो कि डैश द्वारा प्रकाशित कराया गया था। तो सही विकल्प क्या होगा? 120 नंबर का सवाल है। तो ऑप्शन में अगर आप बी देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार ने बाल संरक्षण में निवेश की आवश्यकता को पहली बार औपचारिक रूप से भारत बालकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण नामक दस्तावेज में मान्यता दी थी, और ये बात सत्य है। मैं आपको बता दूं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 2007 में प्रकाशित किया गया था। यूनिसेफ से 2007 में इसको प्रकाशित किया गया था। नोट कर लीजिएगा वर्ष। बच्चों के लिए एक ऐसा संरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया गया जिसमें अधिकारों की रक्षा किया गया और हिंसा से सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, ये विकल्प बनेगा। सामाजिक न्याय मंत्रालय की बात करता हूँ, पहले ऑप्शन थी, तो ये वंचित वर्गों के अधिकारों पर कार्य करता है, और ये बात आप जानते हो, सोशल वर्क का टॉपिक आप हमसे पढ़ते हो और मैं कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करता हूँ। विधि और न्याय मंत्रालय की बात करता हूँ तो यह कानून और न्याय व्यवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ब्रोफेन ब्रेनर का नाम, यूरी इनका पूरा नाम है, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर के अनुसार कहा गया कि बालक संबंधों के जटिल तंत्र के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास के अनुभव करता है, और जिसमें माता पिता और बालक की अननोन क्रिया यानी रेसिप्रोकल होता है, पारस्परिकता होता है, शामिल है, डैश कहलाती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 121 का? प्लीज जवाब बताइए मुझे। सूक्ष्म प्रणाली। सोशल प्रणाली। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ जो माइक्रो सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है सूक्ष्म प्रणाली, और सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का एक पारिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत है, विकासात्मक मनोविज्ञान के ये प्रसिद्ध विद्वान हैं। बालक का विकास विभिन्न पर्यावरणीय प्रणालियों की अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। इन्होंने, अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म प्रणाली में क्या क्या शब्द शामिल किया है, तो वो शब्द अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप नोट कर लो या तो आप याद कर लो। जैसे एक था माता पिता शब्द इन्होंने यूज़ किया था, दूसरा इन्होंने भाई बहन शब्द यूज़ किया था, तीसरा इन्होंने एक शिक्षक शब्द यूज़ किया था, एंड चौथा शब्द इन्होंने सहपाठी यूज़ किया था, पांचवा शब्द इन्होंने यूज़ किया था देखभाल करने वाले, देखभाल करने वाले। तो ये शब्द इन्होंने बेसिकली यूज़ में लाए थे। ठीक है, लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं मध्य प्रणाली को लेकर, जिसको हम लोग मीजो सिस्टम कहते हैं, सूक्ष्म प्रणाली के आपसी संबंधों को दर्शाता है, मतलब विद्यालय और परिवार के बीच जो संबंध होता है उसको दर्शाता है ये बी वाला।
बाह्य प्रणाली में अगर हम बात करते हैं तो ये सामाजिक वातावरण जिसमें बालक सीधे शामिल तो नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। तो माता पिता की नौकरी वगैरह इसमें जुड़ी होती है बाह्य प्रणाली में, एक्सो सिस्टम में। और एक होता है बृहद प्रणाली। बृहद प्रणाली जैसे माइक्रो सिस्टम होता है, संस्कृति हो गया, मूल्य हो गया, परंपरा हो गया, सामाजिक ढांचे हो गए, जैसे व्यापक शब्द इसमें जोड़े गए हैं। तो सही विकल्प इस प्रश्न का अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका यहाँ पर ए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। 122 नंबर का सवाल देखते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जवाब लोपमुद्रा, गार्गीय, सुलभा और शाश्वती से संबंधित है? तो सही विकल्प आपको बताना है इस प्रश्न का। प्लीज जवाब सर ऑप्शन ए। बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 122 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जवाब लोपमुद्रा, गार्गी, सुलभा, शास्त्री से संबंधित है? चार सर ऑप्शन ए। ओके, महिला विद्वान। अगर आपने यहाँ पर मैडम बताया है तो सही जवाब बताया है। लोपमुद्रा, गार्गी, सुलभा और शास्त्री प्राचीन भारत की प्रसिद्ध महिला जो है विदुषिया थी, महिला विदुषिया थी। और मैं आपको बता दूं ये सभी वैदिक युग की महिलाएं थी। इन्होंने ना दर्शन, वेद, ब्रह्म ज्ञान और तर्क वितर्क के क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्तर की विद्वता प्राप्त की थी। और ये बात सत्य है, आप जानते हो। परंतु मैं आप एक एक शब्द बताऊंगा लोपमुद्रा को लेकर। लोपमुद्रा जानते हो, महान ऋषि अगस्त्य की पत्नी और एक ऋषिका ऋग्वेद की रचना में से एक मानी जाती है लोपमुद्रा का। अगर हम बात करते हैं गार्गी, गार्गी वैचक्वी, गार्गी वैचक्वी ये जो है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान पर एक शास्त्रार्थ करने वाली महान दार्शनिक रही हैं ये महिला गार्गी। सुलभा, सुलभा, सुलभा एक सन्यासिनी और विदुषी जिन्होंने राजा जनक की तात्विक चर्चा पर देखने को मिला था सुलभा का नाम। और एक नाम है शाश्वती, ये अन्य प्रसिद्ध ऋषि का जिनका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में देखने को मिला है। तो ये सभी जो महिलाएं दी गई हैं ये महिला विद्वान है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है। हालांकि ये बड़ा ही प्राचीन नाम है, बहुत कम बच्चों को मालूम होगा, फिर भी मैंने जो व्याख्या किया है मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इन शब्दों को ज़रूर ध्यान में रखें। अभी मैं यूजीसी नेट की क्लास शाम को लेता हूँ डेली, तो वहाँ मैंने जिक्र किया था देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों के बारे में, CNCP के बारे में। अगर आप यूजीसी के बच्चे कोई अगर होगा तो उनको पता होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए? प्लीज़ एक बार आप लोग अपनी राय व्यक्त करें, मैं फिर बताता हूँ आपको जवाब इसका। क्या शब्द होना चाहिए? CNCP यहाँ पर शब्द किसके संदर्भ में हो जाएगा? यानी ये शब्द जो होता है वो है चिल्ड्रेन इन नीड। क्या है ये? चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, अर्थात देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक हैं ये। इसमें जानते हो रिहैबिलिटेशन शब्द शामिल किया गया है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन शब्द शामिल किया गया है। इसी में अगर हम बात करते हैं पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी शब्द यूज़ किया गया है। इसी में यूज़ किया गया है रेनटेग्रेशन शब्द यानी पुनर्संकलन शब्द यूज़ किया गया है। ठीक है, और उपरयुक्त तो सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब CNCP जो वाले जो बच्चे होते हैं, जानते हैं कौन से बच्चे होते हैं? जो अनाथ होते हैं, जो शारीरिक और यौन शोषण के शिकार होते हैं, जो बाल तस्करी से और बाल श्रम और भिक्षावृत्ति में लिप्त होते हैं, जो निराश्रित होते हैं, खोए हुए या गली के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं CNCP वाले। शरीर गंभीर रूप से जो बीमार होते हैं या विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं CNCP वाले बच्चे, या उसी इंग्लिश में कह सकते हो चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शंस वाले, या हिंदी में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 124 देते हैं। पिछले रिश्तों में बहुताय में बच्ची अनसुलझी यानी अधिकांशता अवचेतन समस्याओं के कारण एक वर्तमान रिश्ते में चटकन से संदर्भित है। तो सही विकल्प बताना है 124 नंबर का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? प्लीज बोलिए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सर ऑप्शन सी। नो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं हम इसको। देखो, हस्तांतरण एक मनोविश्लेषणात्मक अवधारणा है जो बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व के रिश्तों में, पहले के रिश्तों में, समझिएगा बात को, पूर्व के रिश्तों से जुड़ी अनसुलझी अवचेतन भावना या अनुभव को वर्तमान रिश्ते में अनजाने में हस्तांतरित कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं भैया ट्रांसफरेंस। अनजाने में कर रहा है ना, अनसुलझा है ना, उसको बोलते हैं। आमतौर पे क्लाइंट और थेरेपिस्ट
आप थेरेपिस्ट हैं, रिश्ते में देखा जाता है, ठीक है, अन्य संबंधों को। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, समझाता हूँ, आप समझिएगा बात को। कोई क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट में अपने माता पिता की छवि देखने लगता है, ये बात आप जानते भी हो, पहले भी बता रखा हूँ मैंने, और उसी भावनाओं से उसके साथ व्यवहार करता है। अब है कि नहीं, अगर क्लाइंट थेरेपिस्ट में क्या करता है, अपने माता पिता को देखने लगता है, तो उसके आधार पे वो व्यवहार करता है उस तरीके से। तो वो क्रिया बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी हस्तांतरण गमन कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक शब्द है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अवचेतन रूप से बदलाव या विचारों को स्वीकार करने से इनकार कर दे, तो इसका मतलब है प्रतिरोध। और एक शब्द है प्रति हस्तांतरण गमन, इसका मतलब है काउंटर ट्रांसफेरेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब सुनिए, जब थेरेपिस्ट क्लाइंट के प्रति अपनी भावनाओं को हस्तांतरित कर दे, समझ रहे हो मेरी बात। हस्तांतरण शब्द क्या होता है, हस्तांतरण शब्द वो होता है कि क्लाइंट अपनी माता पिता या अपना भाई या बहन, ठीक है, थेरेपिस्ट में देखता है या सामाजिक कार्यकर्ता में देखता है, तो उसको हस्तांतरण बोलते हैं, ठीक है। और प्रति हस्तांतरण क्या होता है कि जब थेरेपिस्ट क्लाइंट के प्रति अपनी भावनाओं को हस्तांतरित कर दे, मतलब क्लाइंट के अंदर अपना माता पिता या भाई या बहन या हस्बैंड या वाइफ जो भी चीज़ें देखता, उसको प्रति हस्तांतरण गमन कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है उभय भावी। उभय भावी का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति दो विरोधी भावना एक साथ ला दे, मतलब दो विरोधी भावना एक साथ आ जाए, जैसे स्नेह भी आ जाए और नफरत भी आ जाए। क्लाइंट के प्रति स्नेह भी है और नफरत भी है, दोनों चीज़ें आ जाए, तो वो उभय भावी शब्द हो जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल था ये, इस पे स्टार लगा दीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड ये सवाल था, 124 नंबर का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। सेवा प्रदाताओं और सेवाग्राही जातियों के बीच संबंध अनुबंधनात्मक डैश या सीमित नहीं था, परंतु यह जाति उन्मुख दीर्घ अवधि और बृहद रूप से सहायक होता है, डैश संकल्पना से निकट संबंधित है। सही विकल्प क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 125, जवाब मुझे बताइए। सर जजमानी प्रणाली। जजमानी प्रणाली, क्वेश्चन नंबर 125 का आपने सही जवाब दिया है, जजमानी प्रणाली। मैं आपको बता दूं, जजमानी प्रणाली भारत की पारंपरिक ग्रामीण समाज की एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं, सेवा प्रदाता जाति में जैसे बढ़ई आ गया, लोहार आ गया, नाई आ गया, धोबी आ गया, वो सेवाग्राही जाति में क्या आएगा, अधिकतर भूमि रखने वाली जाति के लोग आ गए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि। अब इनके बीच में अस्थायी जाति आधारित या परंपरागत जो संबंध होते थे, उन्हीं को हम लोग बोलते थे जजमानी प्रणाली, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक शब्द है आश्रम धर्म। आश्रम धर्म का मतलब है जीवन के 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों की बात हुई है आश्रम धर्म में। जमींदार प्रणाली में अगर हम लोग बात करते हैं तो भूमि स्वामित्व आता है, और जो टैक्स वसूल की व्यवस्था थी, ठीक है, उस व्यवस्था पर ये बेसिकली आधारित थी जमींदारी प्रणाली। और एक आता है जातिवाद। जातिवाद बेसिकली क्या है, ये जाति आधारित भेदभाव की अवधारणा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है आप लोगों को। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 126। सवाल समझ में आ रहा है ना, बोलिए। हाँ जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर बताइए 126। बताइए किस वर्ष, है ना, किस वर्ष बाल अधिकार सम्मेलन ने पूर्णतः केवल बालकों को अपनाया, जिससे वह उनके लिए सर्वाधिक शक्तिशाली और व्यापक उपकरण बन सका। सही विकल्प क्या होगा इस प्रश्न का, जवाब बताइएगा मुझे। क्वेश्चन सर 1987। बिल्कुल नहीं, 1989 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सभा बेसिकली 20 नवंबर 1989, ठीक है, को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। मैं आपको बता दूं, यह अब तक का सबसे बड़ा और स्वीकृति मानवाधिकार दस्तावेज है। विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। मैं आपको बता दूं, 18 साल से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हीं पर लागू होता है। और इसमें यूएनसीआरसी में ना आपको 4 प्रकार के सिद्धांत मिलेंगे। पहला एक है जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, जीवन, अस्तित्व और विकास के अधिकार की बात करनी चाहिए। तीसरा, बच्चों की सर्वोत्तम रुचि की बात करनी चाहिए, और बच्चों की राय की सम्मान करना चाहिए, ये बात की गई थी यूएनसीआरसी में।
एक बात और याद रखिए, भारत ने इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर जानते हो कब किया था? इंडिया ने यूएनसीआरसी पर भारत ने कब किया था? सन 1992 में किया था। कब किया था भारत ने कब किया था? बोलो। सन 1992। हाँ 1992 में किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन का चुनाव निम्नलिखित में से किन विधियों के द्वारा किया जाता है? मतलब जो रैंडम सैंपलिंग है वो बताइए किन विधियों से चुना जाता है रैंडम सैंपलिंग। मैं पढ़ा चुका हूँ रैंडम सैंपलिंग के बारे में भाई, है ना। यहाँ सही विकल्प जैसे लॉटरी विधि हो जाएगा, यादृच्छिक संख्याओं की सारणी का प्रयोग करना, ग्रिड प्रणाली करना और उपर्युक्त सभी। यहाँ पे सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें न जनसंख्या के प्रत्येक तत्व को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। अभी यूजीसी नेट में कुछ इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया था, है ना, नेट में। तो जब नेट में सवाल पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक ना सिस्टम व्यवस्था था, ठीक है, अलग तरीके से सवाल बनाया गया था, बेसिकली थोड़ा सा अलग था। तो उस क्रिया में बेसिकली सवाल वो अलग बनता, वहाँ जवाब अलग होता। परंतु यहाँ ना उपर्युक्त तो सभी लिख दिया, और क्योंकि ये सारी की सारी विधियाँ हैं। जैसे सैम्पलिंग दो टाइप की होती है, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है कि नहीं? एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है उस प्रोबेबिलिटी के पार्ट है ए बी सी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के पार्ट है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128, किस विधि में भारतीय महिलाओं को समस्या, अशुभ और अमानवीय प्रथाओं से गंभीर रूप से पीड़ित होना पड़ा था? जवाब बताइए। 128 नंबर का सवाल, जवाब बताइए तेजी से भाई। सर मध्यकालीन काल। मध्यकालीन अवधि या काल। तो अगर हम बात करते हैं मध्यकालीन काल को लेकर, तो 8वीं से लेकर 18वीं तक चला था। 8वीं से लेकर 18वीं तक चला था। भारत के इतिहास का वो समय था जब महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत गंभीर गिरावट देखने को मिली थी, और ये बात आप जानते हो। अशुभ, अमानवीय, दमनकारी प्रथाओं का जन्म ले लिया था उस समय बेसिकली क्या हुआ कि इन अवधि में ना महिलाओं को इन समस्याओं, बहुत सारी समस्याएं थी, और उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके लिए जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, सती प्रथा हो गया। सती प्रथा में क्या होता था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता पे जलाया जाता था, ये सती प्रथा थी। पुरुष प्रधान व्यवस्था थी, महिलाओं की द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा था, महिलाओं को घर में बंद रखा जाता था, सार्वजनिक जीवन से वंचित रखा जाता था, शिक्षा से वंचित रखा जाता था। मतलब महिलाओं को शिक्षा लगभग पूरी तरह से बंद ही थी, ऐसा मान के चलो मध्यकालीन काल में शिक्षा में, ठीक है। विधवाओं की दयनीय स्थिति थी, विधवाओं को समाज में बहिष्कृत किया जाता था, ये ऐसी बात थी उस समय। लेकिन अब तो बेसिकली लोग जागरूक हो गए, अब तो चीज़ें आगे बढ़ गई, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना सवाल था और उस पर आधारित था। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। लेकिन एक देखिए वैदिक काल में क्या था, महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। शिक्षा और यज्ञों में इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था, ठीक है, शिक्षा में और यज्ञ में भाग लेते थे। एक महाकाव्य अवधि थी, ठीक है, महाकाव्य अवधि मिश्रित स्थिति में रही है ये, लेकिन मध्यकालीन युग जितनी दमनकारी थी उतनी ये नहीं थी, ठीक है। फिर एक था बौद्ध काल, महिलाओं को बौद्ध संघों में स्थान मिला और उनमें सुधार भी हुआ था बौद्ध काल के समय में। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, किसी खतरनाक रोजगार से सुरक्षा का अधिकार डैश की आयु तक है? बता सकते हो आप लोग भाई, आसान सवाल है। सर 14। डी सर। ओके, यहाँ ऑप्शन नंबर आप सभी बच्चे बता रहे हैं मुझे कि बी विकल्प होना चाहिए, और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो, भारत का संविधान बाल श्रम निषेध एक अधिनियम है सन 1986 वाला, आपको पता होगा, मैं बता भी चुका हूँ। संशोधन हुआ था 2016 में। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक और गैर खतरनाक रोजगार में इसको लगाया नहीं जाएगा, वो अवैध माना जाएगा। आप पढ़े होंगे 24 वाला, आर्टिकल 24 में भी यही बात बताई गई है कि नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं है। खतरनाक उद्योग क्या, जैसे बीड़ी का निर्माण करना हो गया, खनन हो गया, आतिशबाजी हो गया, रासायनिक फैक्ट्री हो गया, इनमें काम नहीं होना चाहिए, ये बातें बताई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए मुझे 130 नंबर का सवाल, कि वह माध्यम जिनके द्वारा ग्राहक के व्यवहार और व्यक्तित्व के परिवर्तन लाए जाते हैं। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? जवाब बताइए। सर अध्ययन। वह माध्यम जिनके द्वारा क्लाइंट के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाए जाते हैं वो होता है संबंध मैडम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। केसवर्क का या समाज कार्य विधियों में संबंध एक केंद्रीय माध्यम होता है, ठीक है ना। क्लाइंट और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में विश्वास स्थापित होता है, ठीक है ना। सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट की समस्या समझने के लिए या हल करने के लिए सहानुभूति और सहयोग में उनसे बेसिकली सहायता दी जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, फेलिक्स बेस्टिक का नाम सुना है? फेलिक्स बेस्टिक का नाम सुना है आपने? तो
फेलिक्स बिस्ट्रिक महोदय का जो नाम हमें देखने को मिलता है ना, वो केसवर्क रिलेशनशिप में मिलता है, ठीक है, रिलेशनशिप में। तो आप ये जो शब्द है ना वो बिस्ट्रिक के द्वारा दिया गया है, आप ऐसा कह भी सकते हो। और ये परिवर्तन का मुख्य एक बेसिकली क्या है, उपकरण है, यानी इसका मतलब है कि ये टूल्स है एक प्रकार का, ठीक है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए, 131 नंबर का, किसने राजनीतिक कुलीनों के लिए शक्ति कुलीन शब्द का प्रयोग किया था? जवाब आपको बताना है, प्लीज जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर का सवाल आपके सामने है। बोलिए जल्दी, रिप्लाई करिए यार, नहीं पता? हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आवाज नहीं जा रही है? सर सी ऑप्शन सर। ऑप्शन नंबर सी, राइट मिल्स का नाम, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब आपने बताया मुझे यहाँ पर। ऑप्शन में आपने यहाँ पे राइट मिल्स का नाम बताया है, तो आपने मुझे करेक्ट नाम दिया। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक थी द पावर एलिट करके, क्या नाम थी किताब का? द पावर एलिट, ठीक है, ये किताब का नाम था। जानती हो किताब कब आया था? 1956 में आई थी। अब इसी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने जानते हो 3 स्तरीय कुलीन वर्गों को हाथ में लिया था। एक आता है राजनीतिक नेता, एक आता है इसके अंतर्गत बेसिकली कॉरपोरेट, है ना। एक मिनट जरा थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, एक कॉल आ रही है मेरे पास। हाँ हेलो, हाँ क्लास में हो, बताइए। हेलो, क्या था? 3 शब्द थे, ठीक है, याद रखिएगा। द पावर एलिट में 1956 में इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। एक राजनीतिक नेता था, एक कॉरपोरेट प्रमुख थे और एक सैन्य अधिकारी थे। ये 3 शब्दों का प्रयोग किया था राइट मिल्स ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक शब्द तो बेसिकली राजनीतिक कुलीन के लिए शक्ति कुलीन शब्द का प्रयोग किया है, तो राइट मिल्स ने किया, और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 को लेकर। सामाजिक विघटन का सिद्धांत का प्रमुख प्रेरणा कौन माने जाते हैं? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और विकल्प में होगा किसका नाम? क्लिफर्ट आर शॉ का नाम मिलेगा, और यहाँ बेसिकली यही जवाब सही माना जाएगा, क्लिफर्ट आर शॉ। और इनके एक सहयोगी थे, प्लस करके लिख सकते हो आप, हेनरी डी मैके का नाम, ठीक है, ये नाम भी आप नोट कर सकते हो, साथ में जोड़ सकते हो। ये सिद्धांत शिकागो स्कूल से जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक विघटन का सिद्धांत है, ठीक है ना। और इसमें क्लिफर्ट आर शॉ का नाम, हेनरी डी मैके का नाम आता है, और ये सामाजिक विघटन के सिद्धांत बेसिकली शिकागो स्कूल से जुड़ा हुआ है, ये शब्द याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इस क्रिया में बेसिकली गरीबी, जनसंख्या घनत्व और आवागमन की अधिकता वाले क्षेत्रों में सामाजिक विघटन अधिक था, ऐसा शब्द बोला भी गया था इसी के अंतर्गत, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं सीजर जो है लम्ब्रोसो के बारे में, तो जैविक अपराध के सिद्धांत के जनक है ये, और ये एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने कहा कि अपराध जो होता है व्यक्ति वो जन्म से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक आता है रॉबर्ट मर्टन, ये एनोमिक थ्योरी एक आती है, एनोमिक थ्योरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एनोमिक थ्योरी है ना, एनोमिक थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई है, प्रतिमानहीनता का सिद्धांत। और एमिल दुर्खिम की बात अगर हम लोग करते हैं, सामाजिक एकता और अराजकता जैसा सिद्धांत आता है, और उस पर कार्य इन्होंने किया है एमाइल दुर्खिम ने। हालांकि इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133 नंबर का सवाल आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मामला कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? मतलब केस वर्क का सिद्धांत नहीं है, केस वर्क का सिद्धांत नहीं, मामला, बताइए, बोलिए, बहुत डीले हो आप लोग, थोड़ा तीव्र गति से बताइए। निम्नलिखित में से सामाजिक मामला मतलब सामाजिक केस कार्य का सिद्धांत नहीं है, तो वो संप्रेषण नहीं है। बाकी स्वीकारता, व्यक्तिकरण और निर्णयात्मक प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है ये माने जाते हैं। हालांकि कुल बेसिकली 7 टाइप के सिद्धांत होते हैं। ये फेलिक्स बिस्ट्रिक ने दिया था, एक व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया था, एक स्वीकारता का सिद्धांत दिया था, एक सहभागिता का सिद्धांत दिया था, एक गोपनीयता का सिद्धांत दिया था, एक सहभागिता संबंध का सिद्धांत दिया था, और एक बेसिकली कंट्रोल इमोशनल यानी नियंत्रित संवेगात्मक सहयोग का सिद्धांत दिया था, और एक जो है निर्णयात्मक जिसे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड का सिद्धांत दिया था, अभिवृत्ति का सिद्धांत दिया था। तो कुल टोटल 7 प्रकार के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सिद्धांत नहीं था, याद रखिएगा आप। हाँ सर इसका आंसर डी होगा ना सर? निर्णायक कौन सा नहीं है भाई, डी क्यों होगा?
अच्छा सर, वो जजमेंटल, नॉन जजमेंटल सर, ये जजमेंटल प्रवृत्ति हो गया ना सर, ये निर्णयात्मक अरे प्रवृत्ति सर। भाई मैं अभी क्या बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ये सर सोशल केस वर्क के मौलिक अवधारणाओं में उसका सिद्धांत है ये। और सोशल केस वर्क का सिद्धांत पूछा कौन सा नहीं है, तो निर्णयात्मक मनो जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग नॉन जजमेंटल एटीट्यूड कहते हैं, इसे अभिवृत्ति का सिद्धांत। नहीं सर, नहीं सर, नॉन जजमेंटल इसको नहीं बोलते, जजमेंटल बोलेंगे सर इसको। इसका इंग्लिश जजमेंटल होगा सर, इसीलिए ये गलत है सर। और ये एक संप्रेषण का सिद्धांत है। नहीं, संप्रेषण का सिद्धांत देखो मैं बता दूं, एक प्रोसेस होता है जहां बेसिकली प्रिंसिपल्स में कम्युनिकेशन प्रयोग नहीं होता केस वर्क में। याद रखिए, स्वीकारता का सिद्धांत हो जाएगा, आपका व्यक्तिकरण का सिद्धांत हो जाएगा, निर्णयात्मक प्रवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ये आपका जैसे आपने पढ़ा होगा एक प्रकार से अभिवृत्ति का सिद्धांत पढ़ा है आपने, अभिवृत्ति का सिद्धांत। ये जी अभिवृत्ति, सर, जी सर। हाँ, तो जस्ट सर, अभिवृत्ति का जो सिद्धांत है वही है निर्णयात्मक प्रवृत्ति का सिद्धांत, उसी को बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन जो सी वाला है गलत मत करिए आप लोग, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट 110% मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब यहाँ पर होगा। फिलहाल अगर आपको डाउट है तो आप उन चीज़ों को वहाँ से स्क्रीनशॉट कर देख सकते मैं सर इसका टेस्ट लगाया था सर, और मैं इसका प्रिंसिपल सोशल केस वर्क का सर प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है हैं। सर। तो ये सोशल प्रिंसिपल केस, ऑफ कम्युनिकेशन तो सर उसका है सर, मैं इसको देखा हूँ सर, पहले मैं लगा अरे चुका हूँ, इसीलिए मैं वो इसको बोल रहा विशिष्ट हूँ के सर। सिद्धांत में आएगा सर, संप्रेषण का सिद्धांत विशिष्ट का सिद्धांत में आता है। ठीक है, जब बेसिकली सिद्धांत दो तरीके से डिवाइड किए गए, ठीक है, जहां सोशल केस वर्क के दो भागों में डिवाइड, एक सामान्य सिद्धांत और एक विशेष सिद्धांत बताए गए। ठीक है, तो वहां आपको देखने को मिलेगा विशेष सिद्धांत में संप्रेषण का सिद्धांत वहां पर मिलता है। ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो सामान्य सिद्धांत पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तो बात भी नहीं हुई है कि यहाँ सामान्य सिद्धांत बताइए, विशेष सिद्धांत बताइए। विशेष सिद्धांत के तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट आता है संप्रेषण का। सर सिराज जी ठीक कह रहे हैं, वो डी ही होगा, क्योंकि जो केस वर्क का जो प्रिंसिपल होता है वो निर्णयात्मक प्रवृत्ति होती है, मतलब नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होता है, और इसमें निर्णयात्मक पद्धति है। निर्णायक प्रवृत्ति के सिद्धांत में आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि जो प्रिंसिपल होता है वो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होता है केस वर्कर की तरफ से, बट इसमें जजमेंटल है। नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल का अनिर्णायक मनोवृत्ति बोलेंगे, जी सर। अनिर्णात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, इसकी इंग्लिश देख लो शायद और आपको कंफर्म हो जाए, मैंने शायद नॉन जजमेंटल ही बोला था आपको। यहाँ पे क्या है, ये जजमेंटल सर कि केस वर्कर ने पहले से ही बच्ची को जज कर लिया, वो नहीं होता इसमें। अच्छा, और कम्युनिकेशन सिद्धांत आएगा? हाँ जी जी सर, वो ये हाँ, जी सर। जी कम्युनिकेशन आएगा सर, तीनों होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि ये आप जजमेंटल एटीट्यूड नहीं दिख रहा है कि सर वाइसनेस आ जाएगा सर इसमें आप। अच्छा, एक मिनट, मैं एक बार इसको कंफर्म भी कर लेने की कोशिश करूंगा कि ताकि ये सवाल कंफर्म हो जाए, है ना, ताकि दिक्कतें ना रहे। फिर भी मैं एक बार स्पष्टीकरण करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस सवाल को, कि सही विकल्प के रूप में इस प्रश्न को क्या नाम हम लोग देंगे। ठीक है, सही विकल्प। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर, मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि चुनाव तो करिएगा आप लोग सी को ही, परंतु अब आपने बोला है मुझे यहाँ पे कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल इज द सोशल केस वर्क, एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, जजमेंटल एटीट्यूड। ठीक है, कम्युनिकेशंस, ओके ओके। सर जो केस वर्कर होता है उसका जो एटीट्यूड होता है वो नॉन जजमेंटल होता है, जजमेंटल अब नहीं। ऐसा करिए, यहाँ पे आप लगा दीजिए नॉन जजमेंटल। ठीक है, यहाँ संप्रेषण को रहने दीजिए फिर। ठीक है, नॉन जजमेंटल को आप यहाँ पे जजमेंटल को लगा दीजिए, नॉन जजमेंटल होता है लेकिन नॉन जजमेंटल बेसिकली दिया नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है भाई, अब तो खुश हो गए होगे, है ना, सवाल का तो यही रुख था, है ना। चलो तो अगला सवाल पढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा कानून महिलाओं को अपहरण के बचाने या यौन श्रमिक बनाने के लिए मजबूर करता है? ठीक है, तो सही विकल्प के रूप में क्वेश्चन नंबर 134 का विकल्प कौन सा होना चाहिए, ये जरा एक बार आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर
134 नंबर का दिया हुआ है और आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। डी, डी कहाँ से आएगा यार? डी सर। अच्छा, महिलाओं के लिए अपहरण के बचाने और यौन सर्वे बनाने के लिए, तो आपका बी ऑप्शन आएगा। 1956 का महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक यातायात के दमन का अधिनियम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 1954 का है विशेष विवाह अधिनियम, ये बेसिकली क्या है, विवाह से संबंधित अधिनियम है कि नहीं, मानव तस्करी से है नहीं, तो इसलिए आप इसको नहीं लगाओगे। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आता है। ठीक है, संपत्ति अधिकारों से जुड़ा हुआ है ये आपको सही रहेगा। और ये 1984 जो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम है, ये बेसिकली पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालयों की स्थापना करता है, इस प्रक्रिया में आएगा। हालांकि इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 144, यही ना होगा? नहीं, 135 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डैश युवा लोगों के हानिकारक व्यवहार को सुधारने के प्रयास में सामुदायिक अभिकरणों और नागरिकों की सक्रिय प्रतिभागिता पर जोर देता है। सही विकल्प क्या होना चाहिए? प्लीज अपने राय एक बार व्यक्त करिए। क्वेश्चन नंबर 135 का बोलिए, 135 नंबर का सवाल और सही विकल्प क्या होना चाहिए? जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का। युवा लोगों के हानिकारक व्यवहार को सुधारने का प्रयास सामुदायिक अभिकरणों और नागरिकों की सक्रिय प्रतिभागिता पर जोर दिया जाता है, तो प्रतिभागिता मॉडल होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। युवा लोगों का हानिकारक और आपराधिक व्यवहार को सुधारने के लिए सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण पर बेसिकली बल दिया जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। जो ड्यूल मॉडल है ये बेसिकली आमतौर पर ना दंडात्मक और कानूनी प्रक्रिया पर केंद्रित है, जो बी वाला है। जो बहु विनियमी मॉडल्स होता है, इनमें ना विभिन्न दृष्टिकोण के आयाम को शामिल किया गया, इसलिए बहुआयाम मॉडल इसको कहा जाता है। ठीक है, और एक आता है प्राथमिक मॉडल, जो समाज कार्य के प्राथमिक स्तर से संबंधित हो सकता है। ठीक है, या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, क्लाइंट से संबंधित गुप्त सूचना का परीक्षण जो केवल व्यावसायिक संबंधों में उद्घटित की गई हो डैश कहलाता है। सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 136 का? प्लीज जवाब बताइए 136 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? 136 यहाँ पर गोपनीयता होगा ना, क्या होगा? गोपनीयता होगा, मतलब गुप्त सूचना को रखना है ना, केवल व्यावसायिक संबंधों में ही हमें शामिल करना है ना, इसलिए वहाँ पे आता है गोपनीयता है कि नैतिक सिद्धांत माना जाता है। ये क्लाइंट की द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो सामाजिक कार्यकर्ता उस बात को गोपनीय रखता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग सोशल वर्कर, काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक या इत्यादि जो भी काउंसलर वगैरह होते हैं वो लोग यूज़ में लाते हैं। एक शब्द है रेचन। रेचन का मतलब होता है कैथोरसिस, इसका मतलब होता है भावनात्मक शुद्धि या भावनाओं को बाहर निकालना, उसको बोलते हैं रेचन। वायु जो है वायु का आवागमन, इसका मतलब क्या है कि ये शब्द बेसिकली दूर दूर तक इससे मिलता जुलता नहीं है, हटा दीजिए। समानुभूति की बात करते हैं, इम्पैथी, क्लाइंट की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता होती है इसमें, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137, इनमें से बताइए कौन सा विल्गन की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 137, प्लीज जवाब बताइए, बोलिए क्या होता है? 137 शक्तिहीनता और अलगाव, इसकी ये विशेषता है कि नहीं? शक्तिहीनता, अलगाव। शक्तिहीनता का मतलब होता है व्यक्ति को अपने अनुभव होता है और वो अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। ठीक है, वो बेसिकली शक्तिहीनता होता है। अलगाव क्या होता है? सामाजिक संबंधों में कटाव महसूस होता है, उसको अलगाव कहते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये शब्द में यही शब्द सही होगा। विल्गन की विशेषता में भेदभाव परिवर्तन नहीं हो सकता है, विल्गन की विशेषता नहीं है ये, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया हो सकती है ये। ठीक है, भेदभाव और परिवर्तन। सहयोग और संघर्ष बेसिकली नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक अंतरक्रिया का सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। गतिशीलता और असुरक्षा क्या है? सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी बातें हैं ये, सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी बातें हैं ये, है ना? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 137 का। क्वेश्चन नंबर 138, स्वरक्षा के 3 में से 3 तत्व कौन कौन से? बताइए, स्वरक्षा के 3 में से एक तत्व कौन सा है? 3 में से एक तत्व कौन सा है इसमें? स्वरक्षा के 3 में से एक तत्व कौन सा है? तर्क संगतता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के 3 तत्व हैं, स्वरक्षा के 3 तत्व हैं,
कौन कौन से हैं? एक है तत्कालता, दूसरा है तर्क संगतता, तीसरा है आपका अनुपातिकता, अनुपातिकता का अभाव। ये 3 प्रकार के सिद्धांत बेसिकली देखने को मिलते हैं, या 3 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। किसके? सेल्फ डिफेंस के, स्वरक्षा के। 3 सब। तत्कालिकता क्या होता है? खतरा तत्काल और वास्तविक होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तर्क संगतता क्या होता है? व्यक्ति की प्रतिक्रिया खतरे के अनुरूप होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। और अनुपातिकता का अभाव का मतलब होता है आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात तो सत्य है, ठीक है। तो ये शब्द याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन लाने की एक भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 139, जवाब बताइए। 130 सांस्कृतिक। सांस्कृतिक जवाब दे रहे हैं, और बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं, और ये बात आपको पता भी होना चाहिए, और सही ऑप्शन यही माना जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 नंबर का सवाल, इनमें से कौन सा कार्यक्रम गरीब क्षेत्रों में उत्पादक संपत्ति, सामग्री, क्रेडिट सुविधाएं मुहैया कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य से अधिक निकट जुड़ा हुआ है? अधिक निकट जुड़ा हुआ है, बोलिए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सी कह रहे हैं आप, जो कि ऑप्शन नंबर सर डी। हाँ, ऑप्शन डी होगा। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एक है, बेसिकली जो चलाया गया था 1979 में, और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। जनजातीय विकास कार्यक्रम बेसिकली 1959 में चलाया गया था, ये विशेषकर जनजातीय समुदाय के लिए था, ठीक है ना। और एक था सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जो 1979 में चलाया गया था। ये कार्यक्रम जानते हो, जल संरक्षण, भूमि सुधार के लिए था ये वाला। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम एक चलाया गया था 1977 में, रेगिस्तान क्षेत्रों का समग्र विकास करना था, ना कि सीधे विकास करना था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी गया सही है, वो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 में चलाया गया था, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 तक ही रखिए, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। बताओ आप लोगों को, ये DSSB का पेपर था, जो मैंने आप लोगों को तीव्र गति से 1 घंटे में लगभग 40 क्वेश्चंस कवर कराया है ना, ठीक है। बोलो तो सही। जी सर। जी सर। हाँ, अब इसमें देखो जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी फैक्ट थे, वो सारे फैक्टों के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है, और ये फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चारों ऑप्शन के रूप में, ठीक है। वो भी चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखेंगे।